हेलो एवरीवन। जैसा कि सीरीज कंटिन्यू हो रहा है, चैप्टर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन और चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 का हम डिस्कशन करेंगे। एज आई प्रॉमिस टू यू कि सारे के सारे वीडियोस जो है वो टाइम पर अपलोड होंगे और सारे के सारे रिवीजन जो है वो टाइम पर कंप्लीट होंगे। साथ के साथ नॉट ओनली द रिवीजन, क्वेश्चन आंसर ऑफ मॉड्यूल, अदर आरटीपी, एमटीपीज, ऑल्सो द MCQs and question answer both will cover. Don't worry. So yes, introduction of myself. Hi, my name is Saloni and I am taking a lecture of GST, that is a third lecture. And the second thing, what is the main important factor of these lectures? Because when we study from the module, the important thing is to consider ऑल एस्पेक्ट्स। कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं सेल्फ से, कुछ ऐसी चीजें जो होती है वो रह जाती है और नेक्स्ट टाइम अगर हमें याद आया, इस तरीके से हम लोग गलती करके सीखते हैं। बट अगर हमने पहले ही मॉड्यूल को हाईलाइट कर रखा है और मॉड्यूल की अंडरस्टैंडिंग पूरी ले रखी है, तो आई थिंक कि आप लोग कहीं पर भी कोई चीज मिस नहीं करेंगे। दैट इज अ वेरी मेन फैक्टर्स। And I got 68 marks in indirect text. So I know कि how the question present and how to prepare for the exam. Or also one thing that is, I'm not saying prepare a whole indirect text, but prepare majority of portion very well. So let's start. What is the charge of GST? You understood the charge of GST meaning? नहीं, हमको नहीं समझ में आता है। जब भी आप इस चैप्टर को खोलोगे, आप चार्ज ऑफ GST देखोगे, एक बार के लिए यही लगेगा कि चार्ज ऑफ GST का मतलब होता है कि चार्जेस जो जैसे 10 रुपए का अमाउंट है उस पर 18% का GST है, तो ये 1.8 जो है वही होगा चार्जेस। लेकिन यहाँ पर इस चार्जेस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों को एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आखिर जीएसटी पर किस तरीके से क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले यहाँ सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी बढ़ेंगे। हमने तो हमेशा ही पढ़ा है कि जीएसटी एक ही एक्ट है, तो जीएसटी एक ही एक्ट है। लेकिन चूंकि हमारा सेंट्रल और स्टेट लॉज अलग अलग बातें करते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या किए, सीजीएसटी सेंट्रल के लिए, एसजीएसटी स्टेट के लिए, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। नाउ इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सप्लाई के बारे में बहुत ही अच्छे से क्या बताया था, अच्छी बातें बताई थी जो सेक्शन 7 में लिखी हुई थी। ठीक है, तो सप्लाई का मतलब अगर आप समझते हो तो आई कैन अंडरस्टूड कि आप लोग जो है वो क्या करेंगे, इंट्रास्टेट सप्लाई, उसमें इतना तो मीनिंग जानते हैं कि सप्लाई क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज उसे, क्योंकि बहुत ही छोटा मतलब 45 मिनट्स का कुछ होगा, कवर कर देगा वो पूरा चैप्टर, और बस इतना ही करना है तो इतना ही करना है। नाउ अंडरस्टूड द वेल, व्हाट इज द इंट्रास्टेट सप्लाई? इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, उसके बाद में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, आईजीएसटी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कम से कम यहाँ से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आते हैं एग्जाम में। कंपोजिशन लेवी जो है ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले कुछ बातों को हम हाईलाइट करके चल रखे हैं, उनको समझ लेते हैं। क्या होता है इंट्रास्टेट, क्या होती है इंटरस्टेट? जब हम बात करते हैं इंट्रास्टेट के बारे में, तो इंट्रास्टेट ये कहता है कि जहां पर, देखो समझना, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो एक ही स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है, ऐसे समझने की कोशिश करो। जब मैं आपसे कह रही हूँ लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि मान लो मैं सप्लायर हूँ। हु इज अ सप्लायर? सप्लायर को समझते हो ना? सप्लायर का मतलब होता है जो गुड्स को सेल करता है। एस मने सप्लाई, एस मने सेल, तो जो गुड्स को सेल करता है वो सप्लायर, तो यहाँ पर मैं सप्लायर। अगर मैं जो हूँ सप्लायर, अगर मैं महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो
मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो मेरा सप्लायर का लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी मेरा लोकेशन मुंबई हो चुका। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जहां से मैं वो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रही हूँ। अगर मुंबई में ही मेरी शॉप है तो ऑब्वियस सी बात है प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई ही है, और अगर मुंबई में मेरा लोकेशन भी है और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई भी है, वी बोथ आर इन सेम स्टेट, तो ऐसे केस में हम उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। समझा? यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर एक ही स्टेट में सारा का सारा काम हो जाए, वहीं पर क्या हो जाए, वहीं पर सप्लायर भी है, वहीं पर रिसिपिएंट भी है, या फिर वहीं पर प्लेस ऑफ सप्लाई भी है। जनरली रिसिपिएंट को हम नहीं देखते, हम तो ये देखते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर हमने क्या किया है, प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो सेम स्टेट में है तो वो इंट्रा स्टेट है। अब ऐसे समझना, आप जो है वो आप राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान से आप मुंबई आए घूमने के लिए और आपने मुंबई से मोबाइल परचेज किया, तो क्या यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा? क्योंकि क्योंकि समझना, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो मुंबई है, ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर किया जाएगा? तो मेरी बात समझना, हम प्लेस ऑफ सप्लाई ये देखते हैं कि जब हमने उस रिसिपिएंट को गुड्स हैंडओवर किया, अगर वो मुंबई में ही खड़ा है हमारी शॉप पे, तो हमें मतलब ही नहीं कि रिसिपिएंट का लोकेशन क्या है। It doesn't care the location of recipient. वो भले ही राजस्थान से आओ, वो भले ही गुजरात से आओ, अगर वो महाराष्ट्र में हमारी शॉप पे खड़ा है और हम उसे क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, मोबाइल की डिलीवरी कर रहे हैं, तो दैट इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई। दोनों ही सेम स्टेट में हो चुका। प्लेस ऑफ सप्लाई पर ज्यादा फोकस अभी थोड़ा कर रही हूँ, लेकिन बाद में और ज्यादा करूंगी जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो। अब आता है इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई सिंपल सा बात कहता है, ये कहता है कि अगर मैंने क्या किया, मान लीजिए एक मोबाइल जो है, एक मोबाइल जो मुझे राजस्थान से बैठे बैठे किसी पर्सन ने ऑर्डर किया और मैंने क्या किया, मुंबई से उसे क्या करवा दिया, राजस्थान भिजवा दिया। ऐसे पर्टिकुलर मामले में मैंने क्या किया, इंटरस्टेट सप्लाई किया है, बिकॉज आई एम फ्रॉम, यानी कि सप्लायर जो है वो कहाँ से है, महाराष्ट्र से है, और जो रिसिपिएंट जो है वो रिसिपिएंट कहाँ से है, और जो क्या बोलते हैं, नॉट अ रेसिपिएंट, जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो कहाँ से है, वो राजस्थान से है। जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कहाँ से है, राजस्थान से है। क्लियर इट? व्हाट इज अ इंडिया? मीनिंग ऑफ इंडिया। अब हमारा भारत महान ये तो हम जानते हैं, लेकिन इंडिया की डेफिनेशन को कुछ ऐसे समझो। इंडिया को समझने के लिए इंडिया का ये बेस लाइन समझो, ये बेस लाइन है। कौन सी बेस लाइन है? ये बेस लाइन। जैसे आप इंडिया का मैप बनाते हो तो उसका बेस लाइन बनाते हो, ये बेस लाइन है। इंडिया की बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी होता है उसे टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। मतलब ये हमारा हक है, ये हमारा पानी है। कंटिंजेंट जोन जो होता है वो 24 नॉटिकल माइल्स से काउंट होता है, यहाँ से यहाँ तक, वो भी हमारा है। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक होता है, और इस पूरे को अपन ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया, जिसे अपन कंटिनेंशियल शेल्फ भी कहते हैं, और उसके आगे जो है वो हाई सी आ जाता है। हाई सी में कोई भी ट्रांजेक्शन करो वो सप्लाई कंसीडर नहीं होता है, लेकिन यहाँ कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है तो सप्लाई कंसीडर किया जाता है। जब यहाँ देखो, अगर आपका गुड्स जो है वो यूएसए से आ रहा है और 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि यहाँ जरूरी नहीं कोस्टल लाइन पर आपको टच मिले, अगर आपका टेरिटोरियल वाटर में भी वो गुड्स आ चुका है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो गुड्स इंडिया में आ चुका है। समझे? अब एक और बात समझना, अगर मैं आपसे इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में कहूँ, एक डेफिनेशन सेक्शन 7 के अंदर लिखी हुई है, वो बताती हूँ। वो कहता है कि इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो दो अलग अलग स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है, या फिर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में है, तो हम उसे इंटरस्टेट सप्लाई मान लेंगे। जैसे राजस्थान का महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का दिल्ली में, इस तरीके से। दूसरा कहता है कि जब भी हम कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो वो कंपल्सरीली क्या बन जाता है, इंटरस्टेट सप्लाई ही कहलाता है। तीसरा, हम अभी हमने जो सेक्शन 10 की बात करी वो गुड्स के बारे में करी। अब अगर सेक्शन 12 जो है वो ऐसा का ऐसा ही कहता है, लेकिन इन केस ऑफ सर्विसेज कहता है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विसेज सप्लाई करी, दैट इज अ इंटर, और अगर वही आपने इंपोर्ट करी है सर्विसेज तो भी इंटर। अब यहाँ पर एक और बात समझना, ये कहता है कि जब हम बात करते हैं कि सप्लायर की लोकेशन तो इंडिया में है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। अब ऐसा कैसे होता है, जैसे मैं इंडिया में हूँ लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आउटसाइड इंडिया है।
इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सिंपल सा फंडा है, मैं इंडिया में बैठी हूँ, बाहर माल भेज रही हूँ, एक्सपोर्ट का कैसी होगा। एक और चीज समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वैसे भी आईजीएसटी में ही कवर होंगे, रहता है हमको ध्यान। जब हम बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में या फिर इकोनॉमिक जोन यूनिट के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या यूनिट के बारे में, होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इंडिया का ही एक एरिया होता है जहाँ पर गवर्नमेंट ने छोटे छोटे कुछ पिछड़े एरिया है जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बता रखे हैं, ताकि वहां पर थोड़े ज्यादा बेनिफिट दिए जा सके। अगर ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप क्या करते हो, कोई भी क्या बोलते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई कैसे कंसीडर करते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे मैं जो हूँ वो महाराष्ट्र में हूँ, मैं जो हूँ महाराष्ट्र में हूँ, और एक मान लो एक एक्स नाम का कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो मेरे नाम पर बिल बनाता है या मैं उसके नाम पर बिल बनाती हूँ, तो वहाँ आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। तो इसका मतलब हम इस जीएसटी के पर्पज से, वैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया का ही कुछ एरिया है, जैसे मान लो राजस्थान का कोई छोटा एरिया होगा जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बता रखा है, बिहार का कोई छोटा एरिया होगा जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बता रखा है, इट इज नॉट, इट डजंट मैटर, वो इंडिया के अंदर ही और उसे बता रखा है क्योंकि वो थोड़े पिछड़े इलाके हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि उन पिछड़े इलाकों में जो जो जहां भी हम गुड्स को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, रिसीव करेंगे, ऐसे केस में आईजीएसटी लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लाइक दिस कंडीशन, ठीक है। अब ये समझना, एक होता है टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग इंट्रास्टेट सप्लाई। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के अंदर ही क्या कर रहे हो, कोई टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है ना, टैक्सेबल टेरिटरी में कोई भी गुड सप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो पता है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि वो इंट्रास्टेट है, तो जो इंट्रास्टेट नहीं है वो इंटरस्टेट है, इन्होंने ये बात कह दी। नाउ यही चीज जो वापिस से नीचे इन्होंने ब्रैकेट में और छोटा करके बता रखा है, पर मैंने ऊपर और अच्छे से समझा दिया, तो नीचे वाला पढ़ने का मतलब नहीं। अब देखना, लोकेशन ऑफ सप्लायर पंजाब और प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा कंसेप्ट, इंटरस्टेट सप्लाई का, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। पंजाब, दमन और दीव दोनों डिफरेंट है, दमन और दीव और चंडीगढ़ दोनों डिफरेंट है, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ इंट्रास्टेट सप्लाई, तो जो इंटरस्टेट नहीं है वो इंट्रास्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो वो इंट्रास्टेट सप्लाई है। हाँ सही बात है, और सर्विसेज में भी यही कंसेप्ट लगता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हमने इंटर बता दिया, यहाँ पर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को नहीं बताएंगे इंट्रा। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझाती हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ही क्या किया, सामान बेचा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर राजस्थान का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सामान बेचा, तो भी वो आईजीएसटी लगाएगा। राजस्थान के अंदर ही ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने जयपुर में माल बेचा तो भी वो क्या करेगा, आईजीएसटी लगाएगा। समझ रहे हो। अब आप बोलोगे मैम ये तो सेम स्टेट है, फिर भी उन्होंने लिख दिया ना इंटर स्टेट में, है ना। बाकी अगर राजस्थान के जयपुर से राजस्थान के उदयपुर में कोई सामान जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अब मेरी बात सुन, सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू अ टूरिस्ट, ये वाला कंसेप्ट बताती हूँ। जनरली इसे हम इंटर स्टेट सप्लाई कंसीडर करते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे क्या होता है ना, उदयपुर में बहुत सारे टूरिज्म आते हैं, फॉरेन से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घूमने उदयपुर आते हैं। अब हुआ क्या कि अगर उदयपुर में बहुत सारी एंटिक शोपीस की दुकानें हैं, अब वो एंटिक शोपीस वाले क्या करते हैं, मतलब हजारों रुपए में वो सामान जो है वो क्या करते हैं, फॉरेनर्स को बेचते हैं। अब वो बिल बनाते हैं, उस बिल पर वो क्या चार्ज करते हैं। अब आप बोलोगे भाई साहब शॉपकीपर अपनी शॉप पे बैठा है, फॉरेनर भले ही कहाँ से आया हो, यूएसए से आया हो, रशिया से आया हो, खड़ा तो शॉपकीपर की दुकान, उस शॉपकीपर के दुकान के बाहर ही है, उसने उसको पैसे दिए, उसने उसको सामान दिया। अब वो बिल जो बना रहा है उस बिल पर आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। अब आप पूछोगे क्यों आईजीएसटी चार्ज किया जाता है, क्योंकि जब जब वो लोग इंडिया को लीव करते हैं ना, उनके इंडिया के खरीदे हुए जितने भी सामान होते हैं उस पे उन्हें जीएसटी का बेनिफिट दिया जाता है, मतलब उन्हें उनका टैक्स रिफंड कर दिया जाता है। अंडरस्टूड। नाउ ये समझ लिया तो टेरिटोरियल वाटर, वैसे मैंने इंडिया के मैप में बता दिया कि टेरिटोरियल वाटर जो है 12 नॉटिकल माइल्स हमारा टेरिटोरियल वाटर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेरिटोरियल वाटर में, आजकल पानी में होटलों का बहुत चलन हो चुका है, पानी में जो देखे वो क्या कर रहे हैं, होटलें बना रहे हैं। तो हमारे भी अगर टेरिटोरियल वाटर में कोई होटलें है और अगर वो होटल्स को आप कोई सप्लाई करते हो, अब आप बोलोगे मैम हम ऐसे कंडीशन में क्या करें, हम ऐसे कंडीशन में क्या करें, तो यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप टेरिटोरियल वाटर में कुछ भी सप्लाई करते हो, टेरिटोरियल वाटर में कुछ भी सप्लाई करते हो, तो हम देखेंगे नियरेस्ट पॉइंट ऑफ
द एप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। जैसे मुंबई, अब मेरी बात सुनना, मुंबई का समुद्र है तो समुद्र है तो ऑब्वियस सी बात है वो 12 नॉटिकल माइल वाला तो हमारा इंडिया में कवर है। अब वो टेरिटोरियल वाटर है, हमने वहां कुछ सप्लाई किया, नियरेस्ट स्टेट क्या आता है, मुंबई आता है, हम मुंबई के और नियरेस्ट स्टेट मुंबई का, मुंबई से मुंबई मिला तो वो इंट्रा हो गया। ठीक है, हम मुंबई के नहीं है, हम दिल्ली के हैं और हमने क्या किया, मुंबई के सी वाले 12 नॉटिकल माइल्स में वो सप्लाई किया और नियरेस्ट मुंबई पड़ता है तो इंटर स्टेट लग जाएगा। अंडरस्टूड। तो हम लोग क्या करते हैं, जब सी में देखते हैं तो पानी की कौन सी रेखा या पानी का कौन सा मैप, कि ये जो है वो राजस्थान में, ये जो है वो गुजरात में, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो नियरेस्ट लगता होगा वही हम कंसिडर करेंगे। नाउ सेक्शन 9 पर आओ। सेक्शन 9 जो है वो बहुत अच्छी बात बताता है लेवी एंड कलेक्शन के बारे में। ये कहता है कि भाई साहब इंट्रा स्टेट सप्लाई लगेगा अगर आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करोगे इस सेम स्टेट के अंदर। लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि अभी तक ये चीजें जो है वो कवर नहीं करी है हमने, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एल्कोहल और नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है ना, ये एल्कोहल ये रहा, तो इन्होंने अभी तक इसे कवर नहीं किया है। कोई बात नहीं, नहीं किया तो ठीक है, बढ़िया बात है। थर्ड पॉइंट कहता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये कहता है कि कुछ चीजों पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब आपको सबसे पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कहानी बताती हूँ, बहुत प्यारी है, सुनना। हमेशा क्या हुआ, हमेशा यही हुआ कि सप्लायर ने क्या किया, रिसिपिएंट से टैक्स लिया और गवर्नमेंट को जमा करवाया। ऐसा ही हुआ। सप्लायर ने क्या किया, जैसे मैं जो हूँ वो सप्लायर हूँ और आप रिसिपिएंट है, तो मैंने आपको सामान बेचा, आपने मुझे पैसे दिए, उस पैसे में मैंने आपसे टैक्स का पैसा भी वसूल लिया और सरकार को जमा करवा दिया। ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहता है कि सामान भी तुम खरीदो और जीएसटी भी तुम जमा कराओ, यानी कि सामान भी तुम खरीदो, टैक्स भी तुम ही जमा कराओ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं चॉकलेट की दुकान पर गई, मैंने चॉकलेट का डिब्बा लिया, उसने तो मुझे क्या किया, बिल के साथ जीएसटी लगाकर दे दिया, तो क्या मैं लैपटॉप पर बैठकर जीएसटी फाइल करूं? तो मुझे पता है कि, और ऐसी बात गवर्नमेंट को भी पता है कि छोटे छोटे जो लोग हैं ना, इनके पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर इन्होंने लगाया भी है तो बहुत बड़े बड़े लोगों पर लगाया है। ठीक है, तो हमेशा माइंड में ये रखना है कि भाई साहब सप्लायर से तो टैक्स वसूलते, लेकिन अगर रिसिपिएंट से वसूला जा रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है और हर छोटे मोटे से नहीं वसूला जा सकता। तो बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम इन्होंने लिखा होगा और जब हम पढ़ेंगे तो अपन समझेंगे। एक होता है कि अगर मेरे सप्लायर हूँ लेकिन मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, सामने वाला जो रिसिपिएंट है, देखो मैं सप्लायर हूँ, मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सप्लायर हूँ, मेरी तो छोटी सी दुकान है, मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन सामने वाला जो मुझसे माल खरीद रहा है वो मान लो रिलायंस है। जैसे मान लो रिलायंस ने मुझे अप्रोच किया कि सलोनी यार ये सामान चाहिए, मैंने बोला रिलायंस की इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, मैंने बोला पहुंचा देंगे। ठीक है। अब ऐसे में ये कहता है कि भाई साहब जब सामने वाला सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पर, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस जो बाद में गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अब एक फिफ्थ वाला केस कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है ईसीओ। हर ईसीओ को क्या जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट रहती है? नहीं। ईसीओ में भी 4 नाम उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं, उन्हीं को जीएसटी की लायबिलिटी रहती है। नाउ जैसा सेक्शन 9 है वैसा ही सेक्शन 5 है, बस फर्क इतना है कि जो एक 9 आईजीएसटी के बारे में बात करता है और एक शायद सीजीएसटी या एसजीएसटी कुछ इसके बारे में बात करता है। बस एक्ट का फर्क है, लिखा होगा वो की वो लैंग्वेज है, कॉपी पेस्ट मारा है। रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विसेज पे आ जाओ। बहुत ध्यान से समझना, मैं हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाऊंगी और अगर आपने इसे दिमाग में उतार लिया तो ट्रस्ट में आप 70 प्लस, मैं तो 69 लेके आई लेकिन आप 70 प्लस जाएंगे। आई एम गिविंग योर श्योरिटी और गारंटी। तो रेडी हो सुनने के लिए? ठीक है। पता है एक होता है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं जिनके पास 10, 15, 20 ट्रक्स होते हैं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस ही होता है, उन्हें हम कहते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। लेकिन होता क्या है पता है, ऑब्वियस सी बात है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती हैं इनसे कॉन्ट्रैक्ट या टाई अप बड़े बड़े लोग करते हैं। बड़े बड़े लोग मतलब कि फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, सोसाइटीज है, इन्हीं को तो क्या होती है, इन ट्रक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने यानी सरकार ने कह दिया कि ट्रक कंपनी तुम टेंशन मत लो, जो जो फैक्ट्री या जो सोसाइटी या फिर जो
कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर तुमसे सर्विस लेता है तो वही टैक्स पे करेगा। तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से बिजनेस करो। लेकिन बाद में अभी चलकर एक नया रूल आया। पहले तो जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कभी फोर्स नहीं किया गया, अभी भी नहीं किया जाता है। अगर उसकी मर्जी से लेता है तो वो 12% की रेट में रजिस्टर हो जाता है। अब एक नए रूल के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अगर जीटीए चाहे तो रजिस्ट्रेशन ले सकता है और 6% की रेट से क्या करेगा, वो टैक्स पे कर लेगा। ऐसा अभी के लिए इन्होंने बोल दिया है। कि अगर जीटीए चाहे तो रजिस्ट्रेशन ले ले, ठीक है। तो अब समझना, अभी यहाँ 12% तो पहले मतलब 12% की रेट भी है जहां आपको आईटीसी मिल जाता है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। तो यहाँ अगर आप 12% का रेट लेते हो तो आपको आईटीसी मिल जाता है। और अब जीटीए को ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जीटीए टू चार्ज जीएसटी 5% ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब चाहे यहाँ पर ये 12% तो अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब जीटीए चाहे तो 5% से फॉरवर्ड चार्ज ले सकता है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब सप्लायर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो चाहे तो 5% की रेट से जीएसटी ले सकता है, बट हाँ उसमें उसे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। 12% लेता है तो उसमें उसको आईटीसी मिल जाएगा। 5% किसके लिए है, तो 5% में अगर सामने वाला वो जो जीटीए है वो चाहे तो ठीक, बाकी तो फैक्ट्री, बाकी तो जो नाम मैंने आपको बताया ना ऊपर, फैक्ट्री, सोसाइटी, कंपनी, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उन सभी के ऊपर लाइबिलिटी आती है कि 5% से आरसीएम में टैक्स पे करे, मतलब डाई डाई, ठीक है। अब सेकंड देखना, पर हाँ ये कहता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई नहीं होता है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो लोकल अथॉरिटी है और गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उनपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं अप्लाई होगा, यानी उन्हें आरसीएम में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मामला ये कहता है कि जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट होती है उनको क्या नहीं करना होगा, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा, क्योंकि जो सामने वाला उनसे सर्विस लेगा, ठीक है, बिजनेस एंटिटी जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, बिजनेस एंटिटी जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, और बाद में एग्जिम्पशन वाले चैप्टर में ये कह दिया गया कि जिसका भी टर्नओवर बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट से अबाउ हो जाएगा, जिनका भी लिमिट जो है वो जिस भी बिजनेस एंटिटी का लिमिट अगर बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट से अबाउ हो जाएगा, ठीक है ना, और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्योंकि जैसे अबाउ होगा उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उन्हीं पर क्या होगा, आरसीएम की लायबिलिटी आएगी, बाकी को एग्जिम्प्ट कर दिया। तो क्वेश्चन कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसा आता है, एक पर्सन का टर्नओवर 10 लाख रुपए और उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो बताओ क्या एडवोकेट की सर्विसेज लेने पर उसे आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए एग्जिम्प्ट है, क्योंकि एग्जिम्पशन वाला चैप्टर कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, जितना हमारा टर्नओवर दे रखा है, हमने बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट सॉरी जो हमने क्या कर रखा है, टर्नओवर दे रखा है, टर्नओवर की लिमिट क्रॉस करने के बाद ही हम क्या करेंगे, टैक्स लेंगे, टैक्स वसूल करेंगे। जैसे अगर उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से क्रॉस कर गया और उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो ऐसे में हम उससे आरसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये बात एग्जाम में कंफ्यूज करती है, जब 10 लाख का टर्नओवर दे रखा होता है तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो वो जो है वो आरसीएम में पे करने के लिए लायबल नहीं बनता। एक आता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सेम एज ऊपर वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाम काम लीगली करते हैं ये लोग। स्पॉन्सरशिप, अब मेरी बात समझना, स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट
और अ पार्टनरशिप फर्म। एग्जांपल के लिए मेरी एक कंपनी है, अब मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक मैच हो रहा है या क्रिकेट मैच हो रहा है, तो मैंने क्या बोला, उस क्रिकेट मैच वाले को बोला कि एक मेरा बड़ा सा बैनर लगवा देना। तो क्योंकि मैंने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अवेल करी है सामने वाले से, और मैं कौन हूँ, एक कंपनी हूँ या एक पार्टनरशिप फर्म हूँ, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने देखे है ना क्रिकेट के स्टेडियम में बड़े बड़े होल्डिंग, बायजूस के टी शर्ट, बहुत कुछ देखा है ना, तो वो सारे जो है वो क्या करते हैं, उनको पैसा देते हैं, वो उनको जो पैसा दिया जा रहा है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के नाम का, और आप सर्विसेज ले रहे हो, वो कंपनी सर्विसेज ले रही है, तो ऐसी कंपनीज को क्या करना पड़ता है, आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई भी सर्विसेज सप्लाई की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी के द्वारा ऐसी बिजनेस एंटिटी को, किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो बिजनेस एंटिटी जो है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो लायबल होती है टैक्स पे करने के लिए, लेकिन ये नाम नहीं आएंगे। अब ये नाम क्यों नहीं आते हैं, अभी यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसका अमेंडमेंट कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने अमेंडमेंट शीट जो है वो ऐड नहीं करी है, सो एक मिनट रुको। Just give me a 2 minute। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनका मॉड्यूल्स नए नहीं बन रहे। जब तक मॉड्यूल नए नहीं आएंगे, अमेंडमेंट अलग से अलग ही शीट में कंसीडर किए जाएंगे इनके। एक सेकेंड। Just give me a 2 minutes sir। कौन सी सर्विसेज है, सेकेंड तो पेज नंबर तो समझना, ये मैंने आपको बताया ना, सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्या लगता है, एफसीएम लगता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगता है, इसलिए ये आरसीएम नहीं लगता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट ने वहां दुकानें बना दी, अब वो हमको रेंट पर दे रही है, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स पे करेगी, वो हमारा झंझट नहीं है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था ना, पहले ये सर्विसेज स्पेसिफाई कर रखी थी, अब इनको हटा दो, क्योंकि सर्विसेज स्पेसिफाई बाय, अब ये सर्विसेज पे पहले आरसीएम नहीं लगता था, लेकिन अब तो लगेगा। तो अब तो आरसीएम लगेगा। फिर आता है सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एफसीएम ही लगता है, जो एयर इंडिया या गवर्नमेंट के प्लेन्स हैं। और एक आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी एफसीएम लगता है, जो गवर्नमेंट की रोडवेज चलती है, जो गवर्नमेंट की बसें चलती हैं। उसके बाद एक नया एड हुआ है यहाँ आरसीएम के लिए, कि अगर कोई सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डवेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अगर आप रहने के लिए घर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पर देते हो, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। यू अंडरस्टूड, गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। नाउ अब ये जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट होता है, तो अगर 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 आपने प्रोमोटर को ट्रांसफर किया है, जैसे मान लो मेरे पास एक जमीन थी और मैंने ट्रांसफर कर दिया राइट, तो वो प्रोमोटर को जीएसटी लायबल होगा। किसी को लॉन्ग टर्म लीज पर जमीन दी, तो ऐसे में भी प्रोमोटर जो है वो लायबल होगा। डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, अब दो कंडीशन बनती है, देखो ये रेफर एनालिसिस में मैं आपको बता दूं, आगे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, लेकिन यही समझ लो। एक डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, और एक डायरेक्टर होता है जो कंपनी से रेम्यूनरेशन ले रहा होता है, सैलरी कट रही होती है। जिसकी सैलरी कट रही होती है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, उसे तो अलग ही रखो। अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जिसका टीडीएस जो जो क्या करता है, एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा होता है, ऐसे में क्या होता है, जीएसटी लगता है। और जीएसटी कौन पे करेगा, तो कंपनी पे करेगा। कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगा। अंडरस्टूड।
उसके अलावा इंश्योरेंस एजेंट। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं क्लियर करती हूँ। इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर काम करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस बिजनेस जो है, वो क्या करेगा, आरसीएम में टैक्स पे करेगा। उसी तरीके से बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिकवरी एजेंट जो होते हैं, तो ऐसे में क्या करेगा, वो बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो जीएसटी पे करेंगे, ठीक है ना। एक म्यूजिक कंपोजर यानी कि जो म्यूजिक कंपोज कर रहा है, एक तो होता है कि म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट जो म्यूजिक बनाता है, जो लिरिक्स जैसे नेहा कक्कर है, लेकिन इन सब का गाना पता है म्यूजिक कंपनियां खरीद लेती है, पैसा वो ज्यादा कमाती है। तो हमने बोला है कि म्यूजिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अगर एक ऑथर किताब लिखता है लेकिन उसका जो पब्लिशर होता है ना, उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑथर को बोला तुम तो सिर्फ किताबें लिखो, जो तुम्हारा पब्लिश करने वाला होगा पब्लिशर, वो जीएसटी पे करेगा। फिर आता है मेंबर्स ऑफ ओवरसी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय आरबीआई। तो ऐसे में आरबीआई जो है वो टैक्स पे करेगा। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के मामले में भी जो बैंकिंग कंपनी और एमबीएफसी है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को हायर किया है, वही उसका टैक्स पे करेंगे। बिजनेस फैसिलेटर के केस में बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करती है आरसीएम के थ्रू, और एजेंट और बिजनेस करस्पॉन्डेंट में, क्योंकि एजेंट है ना बिजनेस करस्पॉन्डेंट का, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, क्योंकि बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट है, ऑब्वियस सी बात है बिजनेस करस्पॉन्डेंट कोई बड़ा आदमी होगा तो वो आरसीएम में टैक्स पे करेगा। और अगर कोई भी सिक्योरिटी सर्विसेज, यहाँ पर हमें एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है, समझना। सिक्योरिटी सर्विसेज का मतलब क्या है, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर रिसिपिएंट कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मैंने क्या बोला, रिसिपिएंट कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शाहरुख खान का एग्जांपल लेते हैं। शाहरुख खान जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, मैं ये मान के चलती हूँ, वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। शाहरुख खान ने क्या किया है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी को फोन किया और बोला कि मुझे क्या चाहिए, 4 बॉडीगार्ड चाहिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी ने बोला आपको 4 बॉडीगार्ड दे देंगे। तो ऐसे में मेरी बात सुनना, रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट कौन है, शाहरुख खान, लेकिन सप्लायर कौन है, कंपनी। तो सप्लायर कंपनी है, ऐसे में आरसीएम की बात ही मत करना, आरसीएम की बात ही मत करना। लेकिन लेकिन अगर अगर रिसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, रिसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करता है, अगर 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 ऐसा है तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला है कि सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, however nothing containing this entry establishment central government local authority और गवर्नमेंट, इन पे नहीं लगता, वो ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग अ कंपोजिशन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। एक सेकेंड, हाँ, सप्लायर ऑफ सर्विसेज कंफ्यूजिंग है वो पॉइंट, इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा फोकस करूँ। सप्लायर ऑफ सर्विसेज, सप्लायर ऑफ सर्विसेज एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो मैंने क्या बोला था, अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जैसे मैंने क्या बोला था, शाहरुख खान ने किसी कंपनी से सर्विस ली थी तो कंपनी टैक्स पे करेगी, क्योंकि कंपनी जो है वो क्या है, ऑब्वियसली बात है बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो उसमें आरसीएम कवर नहीं होगा। लेकिन अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी सप्लायर शाहरुख खान ने किसी कंपनी से सर्विस नहीं ली, लेकिन अगर शाहरुख खान रजिस्टर्ड है तो शाहरुख खान। इसका मतलब ये समझना कि सिक्योरिटी, अगर 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 आपने सिक्योरिटी सर्विसेज ली है अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि सिक्योरिटी सर्विसेज किसी से भी ली है जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और लेने वाले अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है मोटर व्हीकल्स। देखो मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, मोटर व्हीकल्स जो क्या किए जाते हैं, पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनका कहना है कि भाई साहब अगर कोई भी पर्सन है अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर
अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, अगर आप क्या करते हो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज देते हो और आप अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो सामने वाला अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो वो क्या करेगा, लाइबल हो जाएगा आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए। ठीक है, आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए। इसका मतलब सिंपल सा ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरा एक रेंटिंग का बिजनेस है, लेकिन मैं कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूँ, मेरा तो छोटा सा रेंटिंग का बिजनेस है। सामने वाला अगर रजिस्टर्ड होगा तो वो आरसीएम में टैक्स पे कर देगा, लेकिन मेरा रेंटिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं तो बसें क्या करती हूँ रेंट पर चढ़ाती हूँ। अब रेंटिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म हूँ तो मुझे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, बॉडी कॉर्पोरेट को। तो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, तो अगर ऐसे में क्या करता है, जो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी स्कीम होती है, तो जो बोरोवर होता है और इंटरमीडिएटरी होता है तो वो लायबल होता है, इंटरमीडिएट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, तो इंटरमीडिएटरी जो होता है वो लायबल होता है। अब मेरी बात समझिए, क्या होता है ना, हम इंडिया में बैठे बैठे ही बिजनेस कर लेते हैं। इंडियंस ऐसे है ना, इंडिया में बैठे बैठे ही बिजनेस कर लेते हैं। अगर आप क्या करते हो, रशिया से चाइना में या चाइना से रशिया में सामान भिजवा रहे हो, बैठे इंडिया में हो, तो वो चीज जो होती है, यहाँ पर क्या बोला गया इन्होंने कि सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, एनआरटीपी। अच्छा, अदर देन एनआरटीपी, located in a non-taxable territory to any person other than non-taxable। अच्छा अच्छा अच्छा, आरसीएम, आरसीएम सॉरी, वो वाला कंसेप्ट नहीं कह रही हूँ मैं, वो वाला उसमें था सेकंड चैप्टर में। यहाँ आरसीएम के बारे में बात हो रही है। सिंपल सा फंडा है भाई साहब, सिंपल सा फंडा है, ऐसे समझो, मैं इंडिया में बैठी हूँ, ठीक है, सामने वाला क्या कर रहा है, मुझे सप्लाई कर रहा है, तो मैं तो रिसिपिएंट हूँ, लेकिन आरसीएम में मुझे टैक्स पे करना है क्योंकि मैंने फॉरेन से सामान मंगवाया है, तो इम्पोर्ट के केस में आरसीएम ही लगता है। ठीक है ना, supplied by a person located in a non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel। ठीक है, कुल मिला के इम्पोर्टर, इम्पोर्ट के मामले में हमको आरसीएम पे करना पड़ता है, दोनों ही मामले यही कहते हैं। अब देखो, मोटर व्हीकल का मामला एक बार और बताती हूँ। मोटर व्हीकल कहता है कि जीएसटी 5% लगेगा अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम के अंदर, और अगर 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 बाकी, एक काम करो, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर जो मोटर व्हीकल कंपनी है या मोटर व्हीकल का कोई भी बिजनेस है वो खुद रजिस्टर्ड है तो 12% फॉरवर्ड चार्ज, जस्ट लाइक अ जीटीए। तो इतना दिमाग लगाना नहीं, जैसे जीटीए का होता है वैसा कर दो। डायरेक्टर के बारे में बता दिया मैंने, ईसीओ के बारे में अपने बता देती हूँ तुमको, समझो कौन होता है ईसीओ। आपको पता है अमेजोन क्या है, ईसीओ। आपको पता है ओला क्या है, ईसीओ। क्यों ईसीओ, क्योंकि ये मीडिएटर है। क्या है, मीडिएटर है। उसी तरीके से अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे केस में ईसीओ को टैक्स पे करना है। कुछ 4 केसेस है, कुल मिला के 4 केसेस है, 4 केसेस को समझ लो काम हो जाएगा। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। इसका मतलब तो है ओला उबर जो है, ओला उबर जो है उसमें ओला और उबर जो है वो ईसीओ है, उनको टैक्स पे करने की लायबिलिटी होती है। बस एग्जाम्पल याद रखो, ओला उबर, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ऑफ पैसेंजर। एकोमोडेशन ऑफ होटल, अरे अरे अरे, ये तो आप ओयो की बात कर रहे हो, ओयो ओयो ओयो, मैंने बोला हाँ, ओयो की बात कर रही हूँ, तो ओयो में भी ओयो लाइबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। हाउसकीपिंग, और आप तो अर्बन क्लेप की बात कर रहे हो, अर्बन क्लेप अर्बन क्लेप अर्बन क्लेप, हाँ सर, अर्बन क्लेप जो ईसीओ है उसे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी होती है। एक चौथा नाम अभी पैसा कमाने वाली कंपनी पर और आ चुका, क्योंकि जैसे ही जोमेटो ने अपना आईपीओ लाया सरकार की नजर में आ गया, तो अब इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब, अगर अगर ये जोमेटो और स्विगी है ना, ये भी तो ईसीओ है, इन पर भी तो टैक्स लगाओ। अगर ये जोमेटो और स्विगी जो है ऐसे किसी होटल से खाना ले मंगवा, मतलब आपने जोमेटो के थ्रू ऑर्डर किया, ठीक है, तो जोमेटो और स्विगी जो है वो लाइबल होंगे टैक्स पे करने के लिए। लेकिन कब लाइबल नहीं होंगे, जब जिस होटल से खाना आ रहा है, अगर उस होटल का रूम रेंट, उसका पर डे का, पर यूनिट का पर डे का चार्ज जो है वो 7,500 से ज्यादा है ना, 7,500 से ज्यादा है, तो ऐसे में हमने बोला कि वो होटल को ही जीएसटी पे करने दो, ईसीओ तुम मत पे करो। लेकिन उससे कम है ना पर डे का चार्जेस, तो कम ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत ही रेयर होटल होती है जो इतनी महंगी होती है, 7,500 से ऊपर जो 5 स्टार होती है। बाकी तो जोमेटो स्विगी आ ही गए अंदर, तो उन पर टैक्स लायबिलिटी आ गई। नो, कंपोजिशन लेवी,
कंपोजिशन लेवी बहुत सिंपल है भाई साहब, ये रेट तो ठीक है, एनालिसिस से शुरू करते, वो पूरा एक्ट लिखा हुआ था। सबसे पहले कंपोजिशन लेवी जो है उसका रेट समझो। आप कब तक कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, तो मैंने बोला अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तभी तक आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। ऑल अदर स्टेट्स में, कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां 75 लाख की लिमिट है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये स्टेट पर 75 लाख का लिमिट है, मतलब उससे 1 रुपया भी ऊपर हुआ तो आप क्या नहीं कर सकते हो, आप जो है वो क्या नहीं कर सकते हो भाई साहब, आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अब मेरी बात समझना, जब हम बात करते हैं टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स, तो ये तो गुड्स के बारे में बात हुई, सिर्फ गुड्स के बारे में। हाँ, सर्विसेज के मामले में 50 लाख रुपए का लिमिट है, कितना, 50 लाख रुपए का लिमिट है इन केस ऑफ सर्विसेज। नाउ अंडरस्टूड? यस सर। अब आता है कि जब हम बात करते हैं सर्विसेज, मैंने आपको बता दिया थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर क्या क्या काउंट किया जाता है, क्या क्या काउंट नहीं किया जाता, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या काउंट करें 1.5 करोड़ रुपए देखने के लिए। ये कहता है जितनी भी टैक्सेबल, एग्जिम्ड, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, सबको जो भी एक पेन पर रजिस्टर्ड है सारे के सारे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल से लेके अप टू द फाइनेंशियल ईयर जब तक आप काउंट करो तब तक का, लेकिन ध्यान रखना जो इटसेल्फ टैक्स है ना इस जीएसटी के, वो मत आने देना। बाकी अदर जो टैक्सेस है वो तो आएंगे, लेकिन इटसेल्फ जीएसटी के टैक्सेस मत आने देना। इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम के अंदर होती है वो भी मत कंसीडर करना, क्योंकि वो तो किसी सामने वाले का टर्नओवर होगा। आरसीएम की इनवर्ड सप्लाई मत कंसीडर करना, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ आरसीएम है तो कंसीडर होगा। एग्जिम्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, यानी कि सर यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आता है, आपको लोन और एडवांसेस से कोई इनकम आती है तो वो इनकम जो है वो 1.5 करोड़ में कंसीडर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भाई साहब इस टैक्स में पता है क्या होता है, आप सामने वाले से टैक्स वसूल नहीं सकते, एक नॉमिनल रेट पर आप ही टैक्स भर दीजिए। मैन्युफैक्चरर हो तो आप क्या कर दीजिए, आधा परसेंट 0.5 सीजीएसटी और 0.5 एजीएसटी, टोटल 1% पे कर दीजिए टर्नओवर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। दूसरा, अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो 2.5% मतलब टोटल 5% पे कर दीजिए, और अदर कोई भी बिजनेस है तो आप क्या कर दीजिए, आधा आधा परसेंट 1% पे कर दीजिए टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पर टर्नओवर का पे कर दीजिए, यहाँ पर टर्नओवर का पे कर दीजिए मैन्युफैक्चरिंग में, और यहाँ पर सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का पे कर दीजिए। क्यों हाईलाइट करवाया मैंने, दोनों में रेट एक है लेकिन फर्क इतना ही है, ठीक है। नाउ अब आगे आओ, ये वाला पॉइंट बता दिया, वापस से टेबल रिपीट करवा दी इन्होंने। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा, तो ये कहता है कि भाई साहब जो टैक्सेबल गुड्स की डीलिंग ही नहीं करता है वो नहीं होगा, या फिर जो क्या करता है इंटर स्टेट सप्लाई करता है वो भी यहाँ आएगा नहीं। इसका मतलब तो यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम वो बंदा नहीं ले सकता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है। हाँ जी, इसके अलावा ये कहता है कि ऐसा कोई पर्सन जिस पर टीसीएस की लायबिलिटी आती है, टीडीएस की लायबिलिटी आती है, या फिर ये बिजनेसेस है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, और यहाँ अभी एक और नाम जो है वो ब्रिक्स का ऐड हो चुका है, ब्रिक्स का, ठीक है। एक सेकंड में वही चेक कर लूं, चलो नहीं है, ठीक है, वो तो उसके अंदर है। तो यहाँ पर ये वाले बिजनेसेस जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं, सिर्फ ये बिजनेसेस जो है वो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और एनआरटीपी है वो नहीं आ सकता है। और नाउ अब अगर हम बात करें कि सेम टू सेम उसमें भी लगता है, हाँ ठीक है,
सर्विसेज के केस में। अब अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे होते हैं तो इन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स में इतनी सर्विसेज चलेगी जो भी हायर हो, टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख रुपए जो भी हायर हो उतनी आप क्या करोगे, सर्विसेज ले सकते हो। क्योंकि पता है ये 50 लाख की सर्विसेज का कंसेप्ट बाद में आया था, पहले कंपोजिशन सिर्फ गुड्स के लिए आया था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 5 लाख को 10% छोड़ के रखा था जो भी हायर हो। इसके अलावा ये कहता है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये इन बिजनेस में एंगेज नहीं होने चाहिए। इसके अलावा इनका कहना है कि आप रिवर्स चार्ज में टैक्स लायबिलिटी में नहीं आने चाहिए, एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, मतलब टीसीएस टीडीएस कलेक्ट करने वाले नहीं। और कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है ये कहता है कि पर्सन जो होता है वो अपने साइन बोर्ड पर लगाएगा कि वो कंपोजिशन है, वो किसी से टैक्स नहीं वसूलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि आपको कब रजिस्ट्रेशन लेना है, तो फाइनेंशियल स्टार्ट होने के 60 डेज पहले, मतलब विद इन 60 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले। आप क्या मिड में ले सकते हो, तो मिड में आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, आपको स्टार्टिंग में आने होगा। फॉर्मेलिटी जो है वो 60 दिन पहले शुरू कर देनी है ताकि 60 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन इजीली मिल जाए। ये वाली बात इन्होंने बोली है। अब ये बोलता है कि आपको यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि अगर आपका एक बिजनेस कंपोजिशन पे है तो सारे बिजनेस कंपोजिशन पे है, अगर आपका एक भी बिजनेस कंपोजिशन पे नहीं रहेगा तो आपके कोई भी बिजनेस कंपोजिशन में रह ही रहेंगे। ये चीज कंपोजिशन स्कीम की है कि भाई साहब कंपोजिशन स्कीम के लिए सेम पेन पर अगर एक बंदा है तो उसके सारे जितने भी रजिस्ट्रेशन है वो सारे कंपोजिशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक महाराष्ट्र का कंपोजिशन में है और राजस्थान का जो नॉर्मल में है, इट कांट बी, ठीक है ना। तो ये जो है वो पूरे चैप्टर की कहानी है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दैट इज अ चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर अभी नहीं करते हैं, साथ में ही सारे सीरीज में ले लेंगे तो खत्म हो जाएंगे।